वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पूर्व मध्यकाल का हिस्सा हम लोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत पूर्व मध्यकाल का एक बहुत बड़ा साम्राज्य चोल साम्राज्य के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने पिछले वीडियो में चोल शासकों के सभी कार्यों को, सभी चोल शासकों को समाप्त किया, वो भी पूरे डिटेल में। और उसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं चोल वंश के शासन, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, राजनीति, कला, साहित्य, संस्कृति, इन सभी समाज, इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे और पूरा डिटेल में इसे भी समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं चोल कालीन समाज, संस्कृति, राजनीति, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति किस प्रकार की थी चोल समय में, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं चोल कालीन प्रशासन शासन को। तो हमने बताया था कि गोविंद राज की मूर्ति को कुलोतुंग तृतीय ने क्या किया था कि समुद्र में फेंकवा दिया था, लेकिन गोविंद राज की मूर्ति को बाद में वैष्णव आचार्य रामानुज के द्वारा समुद्र से निकलवाकर तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित। तो गोविंद राज की मूर्ति को बाद में वैष्णव आचार्य रामानुज समुद्र से निकलवाकर उसे तिरुपति के मंदिर में प्रतिष्ठित करा देते हैं, तिरुपति के मंदिर में स्थापित करा देते हैं, याद रखेंगे। चोल साम्राज्य में एक वार्यम व्यवस्था का प्रचलन। वार्यम एक प्रकार की कार्यकारिणी समिति। तो चोल साम्राज्य में वार्यम व्यवस्था का प्रचलन था। वार्यम एक प्रकार की कार्यकारिणी समिति होती थी, याद रखेंगे। वार्यम व्यवस्था जो कार्यकारिणी वर्किंग कमेटी होती थी, कार्यकारिणी समिति होती थी। वार्यम की सदस्यता हेतु आयु 35 से 70 वर्ष के बीच। तो वार्यम का सदस्य होने के लिए जो आयु का निर्धारण था वह 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच की व्यक्ति की थी। अर्थात जो व्यक्ति 35 से 70 वर्ष के बीच का होता था वह इस वार्यम का सदस्य बन सकता था, याद रखेंगे। वार्यम की सदस्यता हेतु योग्यता, व्यक्ति के पास कम से कम 1.5 एकड़ की भूमि हो तथा वह वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। इन सभी योग्यताओं को पूरा करके चुने गए 30 सदस्यों में से 12 ज्ञानी व्यक्तियों को वार्षिक समिति संवत्सर वर्यम के लिए चुनाव किया जाता था तथा शेष 18 सदस्यों में 12 उद्यान समिति के सदस्य होते थे। उद्यान समिति के सदस्यों का चुनाव होता था। बाकी 6 सदस्य जो बच जाते थे उनका चुनाव तड़ाग समिति के लिए किया जाता था। तो वार्यम की सदस्यता के लिए जो योग्यता थी वह जो था कि व्यक्ति के पास कम से कम 1.5 एकड़ की भूमि होनी चाहिए थी, कम से कम 1.5 एकड़, और वह वैदिक मंत्रों का ज्ञाता भी होना चाहिए था। इन सभी योग्यताओं को जो व्यक्ति पूरा करता था तो उसमें से 30 सदस्यों का चुनाव होता था। उस 30 सदस्यों में से 12 जो होते थे, 12 जो ज्ञानी व्यक्ति होते थे, उन्हें वार्षिक समिति, जिसे संवत्सर वार्यम कहा जाता था, संवत्सर वार्यम, उसके लिए चुना जाता था। जबकि शेष जो 18 सदस्य होते थे उसमें से 12 सदस्यों को उद्यान समिति का सदस्य बनाया जाता था, उद्यान समिति के लिए चुनाव किया जाता था। और जो बाकी 6 बच जाते थे उनका चुनाव तड़ाग समिति के लिए, उद्यान समिति अर्थात बाग बगीचे का प्रबंधन, तड़ाग समिति अर्थात जल प्रबंधन, और संवत्सर वार्यम अर्थात जो समस्त कार्य होते थे उनके लिए 12 व्यक्ति, और 18 में से 12 व्यक्ति बाग बगीचे और खेत खलिहान के लिए, और जो 6 बच जाते थे उन्हें जल प्रबंधन के लिए, तो जिसे तड़ाग समिति कहा जाता था। उद्यान समिति बाग बगीचे वाले को 12 सदस्य
और 12 सदस्य जो ज्ञानी व्यक्ति होते थे वो वार्षिक समिति के सदस्य, जिसे संवत्सर वार्यम कहा जाता था। और कुल सदस्य कितने चुनाव किए जाते थे? तो 30। और इनके लिए योग्यता कम से कम 1.5 एकड़ की भूमि होनी चाहिए थी और वैदिक मंत्रों का ज्ञाता भी होना चाहिए था। वर्यम के सभा की बैठक गांव में मंदिर के वृक्ष के नीचे एवं तालाब के किनारे। तो वर्यम की सभा की जो बैठक होती थी वह गांव में मंदिर के वृक्ष के नीचे होती थी और तालाब के किनारे होती थी। तो वर्यम की सभा की बैठक गांव में मंदिर के वृक्ष के नीचे और तालाब के किनारे होती थी। चोलकालीन राजा का पद वंशानुगत एवं पैतृक, सबसे बड़े पुत्र को युवराज की घोषणा। तो जो चोलकालीन समाज होता था उसमें राजा का पद वंशानुगत और पैतृक होता था, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनता था और सबसे बड़े पुत्र को युवराज की घोषणा की जाती थी, अर्थात सबसे बड़ा पुत्र ही युवराज बनता था। चोल काल में राजा की प्रशासकीय कार्यों को करने वाला अधिकारी ओलय। तो चोल काल में राजा की जो प्रशासकीय कार्य को करने वाला अधिकारी होता था उसे ओलय कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है कि राजा की प्रशासकीय कार्यों, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासकीय कार्य करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, अधिकारी होता था, उसे ओलय कहा जाता था। याद रखेंगे। चोल काल में उच्च अधिकारी पेशंदरम तथा छोटे अधिकारी सेरुतरम। चोल काल में जो बड़े अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी, उसे पेशंदरम कहा जाता था, जबकि छोटे अधिकारी को सेरुतरम कहा जाता था। उच्च अधिकारी पेशंदरम, जबकि छोटे अधिकारी क्या कहे जाते थे? तो सेरुतरम। चोल काल में राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर अर्थात भू राजस्व कर। तो जो लैंड टैक्स होता था, भूमि कर या भू राजस्व कर, वही चोल काल में राज्य की आय का मुख्य साधन होता था। तो चोल काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? तो भूमि कर था, जिसे भू राजस्व कर भी कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य का विभाजन 6 मंडलों में किया जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य का विभाजन कितने मंडलों में अर्थात प्रांतों में किया जाता था? प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। तो कितने प्रांतों में या फिर मंडलों में चोल साम्राज्य विभाजित होता था? तो 6 मंडलों में, जिसमें सबसे ऊंचे स्थान पर राज्य होता था। राज्य के अंदर में मंडल या प्रांत होता था। मंडल के अंदर में कोट्टम या बलनाडु, जिला को कोट्टम या बलनाडु कहा जाता था, वह होता था। उसके अंदर में नाडु अर्थात अनुमंडल या ब्लॉक, अनुमंडल एवं ब्लॉक होते थे। उसके अंदर में कुर्रम यानी कि ग्राम समूह, गांवों का समूह, और सबसे जो निचला स्तर पे होता था उसे ग्रामम कहा जाता था या फिर गांव कहा जाता था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 अर्थात 1/3 भाग, जबकि राजराज प्रथम के शासन काल में उपज का आधा अर्थात 1/2 भाग। तो चोल काल में जो टैक्स लिया जाता था जमीन पर, भूमि कर पर टैक्स, वह उपज का 1/3 भाग होता था, अर्थात 1/3 भाग, कुल उपज का 1/3 भाग। जबकि राजराज प्रथम के शासन काल में यह जो टैक्स था कुल उपज का 1/2 भाग था, अर्थात कुल उपज का आधा हिस्सा था। चोल कालीन मूर्ति कला की विशेषता, कांस्य की मूर्ति का निर्माण, जिसमें सबसे श्रेष्ठ नटराज की कांस्य की मूर्ति। नटराज की मूर्ति चोल काल का सांस्कृतिक सार कहा जाता था। याद रखेंगे कि जो चोल काल में जो मूर्ति कला की विशेषता थी वह कांसे की मूर्ति का निर्माण, अर्थात चोल काल में जो मूर्ति बनती थी वह कांसे की बनती थी, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मूर्ति थी
वह नटराज के कांस्य की मूर्ति थी, जो कि शिव जी की एक बहुत ही शानदार मूर्ति है। तो नटराज के शिव की मूर्ति कांस्य की बनी हुई मूर्ति थी, जो उस समय की सबसे सर्वश्रेष्ठ कांस्य की मूर्ति थी, और यह चोल काल का सांस्कृतिक सार कहा जाता था। तो चोल काल का सांस्कृतिक सार नटराज के कांस्य की मूर्ति को कहा जाता है, जो एक शिव की मूर्ति थी। चोल काल में दी गई कर मुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम। तो चोल काल में जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी, विदाउट, जो भूमि बिना टैक्स के दी जाती थी, कर मुक्त भूमि दी जाती थी, उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। क्या? तो चतुर्वेदी मंगलम, याद रखेंगे। कुलोत्तुंग प्रथम के प्रमुख दरबारी कवि जय गोंडर कलिंग तूपर्णी के रचयिता। तो कुलोत्तुंग प्रथम के प्रमुख दरबारी कवि थे जय गोंडर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कलिंग तूपर्णी नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। कलिंग तूपर्णी। तो कुलोत्तुंग प्रथम के प्रमुख दरबारी कवि थे जय गोंडर, जिन्होंने कलिंग तूपर्णी नामक एक ग्रंथ की रचना की। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कंबन, ओटुकुटन और पुंगलेदी। तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं। कौन कौन? तो कंबन, ओटुकुटन और पुंगलेदी, याद रखेंगे। चोल कला में स्थापत्य कला की अपनाई गई शैली द्रविड़ शैली। तो चोल कला में स्थापत्य के लिए कौन सी शैली अपनाई जाती थी? तो वह द्रविड़ शैली अपनाई जाती थी। तो चोल कला में स्थापत्य कला जो होता था वह द्रविड़ शैली में इस्तेमाल होता था। चोलकालीन शासक शैव धर्म के अनुयायी पर कुछ मात्रा में वैष्णव, बौद्ध एवं जैन धर्म का भी प्रचलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चोल जो कालीन जो शासक होते थे, कौन से धर्म के अनुयायी होते थे? तो हमने जब पूरे शासक को देखा था तो लगभग सभी शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कुछ मात्रा में वैष्णव, बौद्ध एवं जैन धर्म का भी प्रचलन था। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार तथा शिव के उपासक नैनार। तो चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार कहे जाते थे और शिव के उपासक नैनार कहे जाते थे, याद रखेंगे। चोलकालीन सोने के सिक्के कांसु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चोल काल में जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कांसु कहा जाता था। तो चोलकालीन सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के क्या कहे जाते थे? तो कांसु कहे जाते थे। तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण राजराज प्रथम ने किया था। वह 13 मंजिल ऊंचा तथा शिखर का वजन 20 टन। तो तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, वह 13 मंजिल ऊंचा है और उसके शिखर का जो वजन है वह 20 टन है, याद रखेंगे। चोलकालीन प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर, एरातेश्वर मंदिर, कंपहरेश्वर मंदिर। तो चोलकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सा है? तो राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने निर्माण किया। एरातेश्वर मंदिर यह कुलोत्तुंग प्रथम के समय में निर्माण हुआ था। उसके बाद कंपहरेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण कुलोत्तुंग तृतीय ने किया था, याद रखेंगे। तो चोलकालीन प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर, एरातेश्वर मंदिर। एरातेश्वर मंदिर हाथी पर निर्मित एक मंदिर है, और कंपहरेश्वर मंदिर यह विष्णु का मंदिर है, कंपहरेश्वर मंदिर। चोलकालीन समाज का विभाजन ब्राह्मण वर्ग तथा अब्राह्मण वर्ग। चोलकालीन जो समाज था वह 2 वर्गों में विभाजित था। एक ब्राह्मण वर्ग था और दूसरा ब्राह्मणों को छोड़कर जितने सारे वर्ग होते थे उसे अब्राह्मण वर्ग कहा जाता था। तो चोलकालीन समाज का विभाजन ब्राह्मण वर्ग तथा अब्राह्मण वर्ग में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चोलकालीन भूमि माप की इकाई क्या कही जाती थी? तो वेली कही जाती थी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चोल काल में जो भूमि माप की इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था, तो उसे वेली कहा जाता था। वेली याद रखेंगे। चोलकालीन अभिलेखों के अनुसार चोलों का शासन सुव्यवस्थित एवं संगठित, जिसमें राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राजा का शासन मंत्रियों एवं राज्याधिकारों की सलाह से। तो चोलकालीन अभिलेखों से क्या पता चलता है कि चोलों का शासन सुव्यवस्थित एवं संगठित था, जिसमें राज्य का सबसे अधिकारी कौन होता था, सबसे बड़ा अधिकारी तो राजा होता था, और उसका शासन मंत्रियों एवं राज्य अधिकारियों की सलाह से होता था। याद रखेंगे। चोल काल में कुर्रम का शासन जनसभाओं द्वारा, इंपॉर्टेंट है कि चोल काल में जो कुर्रम होते थे, ग्राम के समूह होते थे, ग्राम सभा होते थे, उनका शासन जनसभाओं द्वारा होता था, लोगों की सभाओं द्वारा होता था, जिसे उर या सभा कहा जाता था। तो चोल ग्राम सभाएं, उर या सभा, इसके सदस्य ग्राम निवासी। तो चोल काल में जो ग्राम सभाएं होती थी, गांवों में सभा एवं बैठक होती थी, तो उन्हें उर या सभा कहा जाता था, और इसके जो सदस्य होते थे ग्राम निवासी होते थे, अर्थात गांव के ही लोग होते थे। तो चोल ग्राम सभाएं क्या कही जाती थी, तो उर या सभा, जिसके सदस्य ग्राम निवासी होते थे। ग्राम सभा की कार्यकारिणी परिषद आडू गणम, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से आडू गणम का चुनाव। तो ग्राम सभा की कार्यकारिणी परिषद को आडू गणम कहा जाता था, और ग्राम सभा के सदस्य अपने में से ग्राम सभा की कार्यकारिणी परिषद की या फिर आडू गणम का चुनाव करते थे। याद रखेंगे। तो ग्राम सभा की कार्यकारिणी परिषद क्या कही जाती थी, तो आडू गणम कही जाती थी, और अपने में से ही आडू गणम का चुनाव किया जाता था, अर्थात कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों का चुनाव अपने में से ही किया जाता था, ग्राम सभा के सदस्यों में से। उत्तमेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों का विस्तृत ज्ञान। उत्तमेरूर के ग्राम सभा का ज्ञान, तो उत्तमेरूर से अभिलेख प्राप्त हुआ, जिससे वहां के ग्राम सभा का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। उसी के साथ उस समय के चोलकालीन ग्राम सभा का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। तो किससे, तो उत्तमेरूर ग्रंथ, उत्तमेरूर से प्राप्त अभिलेख से। याद रखेंगे। उत्तमेरूर ग्राम शासन सभा की 5 उप समितियों के द्वारा इसके सदस्य अवैतनिक एवं कार्यकाल 1 वर्ष का। तो उत्तमेरूर जो ग्राम शासन थी, ग्राम उसकी सभा की जो शासन थी 5 उप समितियों के द्वारा होती थी, और इनके सदस्य अवैतनिक होते थे, अर्थात इनके लिए वेतन का प्रावधान नहीं था, बिना पैसे के ही यह काम करते थे, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। तो उत्तमेरूर ग्राम शासन सभा की 5 उप समितियों के द्वारा संपन्न की जाती थी, और इसके सदस्य अवैतनिक होते थे, अर्थात नॉन पेड होते थे, बिना वेतन के काम करते थे, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। ग्राम सभा अपने शासन के लिए स्वतंत्र एवं सम्राट के द्वारा भी इनके कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं। तो ग्राम सभा जो होती थी एक स्वतंत्र कमेटी होती थी, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता था, यहां तक कि सम्राट का भी इस पर कोई दबाव नहीं होता था, राजा भी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो ग्राम सभा अपने शासन के लिए स्वतंत्र थी, तथा सम्राट के द्वारा भी इनके कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। चोल शासक, भवन निर्माता, सिंचाई की व्यवस्था, राजमार्ग के निर्माण के अतिरिक्त तंजौर में अनेक नगर एवं विशाल मंदिर का निर्माण। तो चोल शासक जो थे वे भवन निर्माता थे, सिंचाई की व्यवस्था भी उन्होंने उत्तम की थी, उसके बाद राजमार्गों का भी उन्होंने निर्माण किया था। इसके साथ साथ तंजौर में अनेक नगर एवं विशाल मंदिरों का भी उन्होंने निर्माण किया। तो चोल शासक भवन निर्माता थे,
सिंचाई की उन्होंने उत्तम व्यवस्था की थी, राजमार्ग का निर्माण किया था और इसके अतिरिक्त तंजौर में अनेक नगर एवं विशाल मंदिरों का भी निर्माण किया था। तो यह तो था चोलकालीन समाज, राजनीति, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति का कुछ भाग। तो कुछ देर के बाद हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम लोग इस चोल वंश को चोलकालीन समाज, राजनीति, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति, इन सभी चीजों को आगे बढ़ाते हुए उसे हम लोग कंटिन्यू करें। तो चोलकालीन तंजौर के मंदिर पूर्व मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे अधिक ऊंचा एवं बड़ा तथा तंजौर के इन मंदिरों की दीवारों पर अंकित चित्र उल्लेखनीय एवं बड़े ही महत्वपूर्ण। तो चोलकालीन जो तंजौर के मंदिर थे वे पूर्व मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे अधिक ऊंचा और बड़ा थे और तंजौर के इन मंदिरों की दीवारों पर चित्र अंकित हुआ करते थे जो उल्लेखनीय एवं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो चोलकालीन तंजौर के मंदिर पूर्व मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे अधिक ऊंचा एवं बड़ा है तथा तंजौर के इन मंदिरों की दीवारों पर जो चित्र अंकित होती थी वे उल्लेखनीय और काफी महत्वपूर्ण होते थे। याद रखेंगे, राजेंद्र प्रथम के द्वारा तंजौर के मंदिर के तर्ज पर त्रिचिनापल्ली के पास स्थित गंगैकोंड चोलपुरम में एक विशाल मंदिर का निर्माण। तो हमने बताया था कि राजेंद्र प्रथम ने तंजौर के मंदिर के तर्ज पर त्रिचिनापल्ली के पास स्थित गंगैकोंड चोलपुरम, जिसे राजेंद्र प्रथम ने बनाया था और उसे राजधानी भी बनाया था, तो वहां पे एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने तंजौर के मंदिर के तर्ज पर। कहां पे? तो त्रिचिनापल्ली के पास स्थित गंगैकोंड चोलपुरम में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। चोल राज्य में मूर्ति कला का भी प्रभुत्व विकास, जिसके अंतर्गत इस काल की पाषाण एवं धातु, किस धातु? तो कांसा की मूर्ति अत्यंत सजीव एवं कलात्मक। हमने बताया था कि जो नटराज की मूर्ति थी चिदंबरम का नटराज की मूर्ति वह कांस्य से बना हुआ था। तो चेर राज्य में मूर्ति कला का भी प्रभुत्व विकास हुआ, जिसके अंतर्गत इस काल की पत्थर एवं धातु की जो मूर्तियां होती थी वे काफी सजीव एवं कलात्मक थी, विशेष करके कांस्य की मूर्ति। याद रखेंगे, कांस्य एक धातु है जो तांबा और टीना को मिलाकर बनाया जाता है, मिश्र धातु है। चोल राज्य में साहित्य का भी अभूतपूर्व विकास। कुलोत्तुंग तृतीय के शासन काल को तमिल साहित्य की स्वर्ण युग की संज्ञा, क्योंकि इस काल के सबसे बड़े कवि कंबन के द्वारा तमिल रामायण रामावतारम की रचना कुलोत्तुंग तृतीय के शासन काल में। तो हमने बताया था कि चोल राज्य में साहित्य का भी अभूतपूर्व विकास हुआ और इसका मूल कारण क्या है? कुलोत्तुंग तृतीय के शासन काल में उस समय के सबसे बड़े कवि कंबन ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिसे रामावतारम कहा गया और उसे ही सच्ची रामायण कहा गया। किसने कहा? तो कंबन ने। बाकी जो हिंदी का मूल रामायण है उसे उन्होंने गलत रामायण कहा और इसी कारण तमिल साहित्य का स्वर्ण युग इसके शासन काल को कहा जाता है, कुलोत्तुंग तृतीय के शासन काल को। तो चोल राज्य में साहित्य का भी अभूतपूर्व विकास, कुलोत्तुंग तृतीय के शासन काल को तमिल साहित्य का
स्वर्ण युग की संज्ञा, क्योंकि इस काल के सबसे बड़े कवि कंबन के द्वारा तमिल रामायण रामावतारम की रचना कुलोत्तुंग तृतीय के शासन काल में। तिरुक्त देव तिरुक्त देव के द्वारा रचित जीवक चिंतामणि, हमने बताया था संगम युग में ही कि जीवक चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया। यह एक महाकाव्य था, महाकाव्य है जो तिरुक्त देव के द्वारा लिखा गया। तो तिरुक्त देव के द्वारा रचित जीवक चिंतामणि नामक तमिल महाकाव्य इस काल की अद्वितीय रचना। तो चोल काल में तिरुक्त देव के द्वारा जीवक चिंतामणि नामक एक तमिल महाकाव्य लिखा गया, जो इस समय की एक अद्वितीय रचना है। याद रखेंगे कि तिरुक्त देव द्वारा रचित जीवक चिंतामणि नामक तमिल महाकाव्य इस काल की अद्वितीय रचना। चोल काल में व्याकरण, कोश, काव्य शास्त्र तथा छंद आदि विषयों पर भी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना। तो चोल काल में व्याकरण, कोश, काव्य शास्त्र और छंद इन सभी विषयों पर भी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। चोल साम्राज्य की शक्ति बढ़ने के साथ ही सम्राट के गौरव और ऐश्वर्य के भव्य प्रदर्शन के कार्य में बढ़ोतरी होने लगी। इसका परिलक्षण राजभवन में सेवकों का प्रबंध एवं अनुष्ठानों में दिखाई देता है। तो चोल साम्राज्य की शक्ति बढ़ने के साथ ही सम्राट का गौरव और ऐश्वर्य के भव्य प्रदर्शन के कार्य में भी वृद्धि होने लगी। इसका जो है जीता जागता उदाहरण या परिलक्षण किससे पता चलता है, तो उस समय के राजभवन से, राजभवन में सेवकों के द्वारा प्रबंध से और उनके धार्मिक अनुष्ठानों से पता चलता है कि चोल साम्राज्य की शक्ति बढ़ने के साथ ही सम्राट का गौरव और ऐश्वर्य कितना बढ़ गया था। उनके भव्य प्रदर्शन का वर्णन मिलता है इसके राजभवन से, राजभवन में सेवकों का प्रबंध से और अनुष्ठानों से। याद रखेंगे सम्राट के पास उसकी मौखिक आज्ञा के लिए भी एक विषय सुनिश्चित प्रणाली के द्वारा आता था। एक सुनिश्चित विधि में ही वह कार्य रूप में परिणत होता था। तो सम्राट के पास उसकी मौखिक आज्ञा के लिए भी विषय जो होता था एक सुनिश्चित प्रणाली के द्वारा आता था और उसी सुनिश्चित विधि में उससे उसका जो कार्य रूप होता था उसमें परिणत कर दिया जाता था। तो सम्राट के पास उसकी मौखिक आज्ञा के लिए भी विषय एक सुनिश्चित प्रणाली के द्वारा आता था और एक सुनिश्चित विधि में ही वह एक कार्य के रूप में परिणत होता था। याद रखेंगे VVI है चोल राज्य में राजा को परामर्श देने के लिए विभिन्न प्रमुख विभागों के कर्मचारियों का दल उड़न कुट्टम हमेशा राजा के संपर्क में होता था। तो चोल राज्य में राजा को परामर्श देने के लिए विभिन्न प्रमुख विभागियों के कर्मचारियों का एक दल होता था जिसे उड़न कुट्टम कहा जाता था। याद रखेंगे और वह हमेशा राजा के संपर्क में होता था क्योंकि जब भी राजा को सलाह की जरूरत होती थी तो वह उड़न कुट्टम ही देता था। तो चोल राज्य में राजा को परामर्श देने के लिए विभिन्न प्रमुख विभागों के कर्मचारियों का दल उड़न कुट्टम हमेशा राजा के संपर्क में होता था। याद रखेंगे चोलकालीन नौकरशाही व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित। तो चोल काल में जो नौकरशाही व्यवस्था था वह सुव्यवस्थित और सुसंगठित था क्योंकि हमने बताया था
कि इसमें उच्च पद भी होते थे और निम्न पद भी होते थे। तो चोलकालीन नौकरशाही व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित होता था। चोल राज्य में केंद्रीय विभाग की ओर से स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने वाले अधिकारी कणकाणी। तो चोल राज्य में केंद्रीय विभाग की ओर से स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने वाले अधिकारी कौन होते थे? तो उन्हें कणकाणी कहा जाता था। तो चोल राज्य में केंद्रीय विभाग की ओर से कुछ स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जो कुछ केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति होती थी जो स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करते थे, जिन्हें कणकाणी कहा जाता था। तो चोल राज्य में केंद्रीय विभाग की ओर से स्थानीय अधिकारियों की निरीक्षण एवं नियंत्रण करने वाले अधिकारी क्या कहे जाते थे? तो कणकाणी कहे जाते थे। याद रखेंगे, कणकाणी। संपूर्ण भूमि नापी हुई तथा भूमि का विभाजन कर दायी तथा भूमि का विभाजन करदायी तथा कर मुक्त भूमि के रूप में। करदायी भूमि के भी स्वाभाविक उत्पादन शक्ति और फसल के अनुसार कई स्तर। तो संपूर्ण भूमि जो होती थी चोल साम्राज्य में, वे नापी हुई होती थी, उनका माप किया हुआ होता था और भूमि का विभाजन दो रूपों में किया जाता था, एक करदायी भूमि के रूप में और दूसरा कर मुक्त भूमि के रूप में। अर्थात एक ऐसी भूमि जिस पर टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, और दूसरा वैसी भूमि जो कर से मुक्त था, जिस पर कर नहीं लिया जाता था। तो करदायी भूमि के भी स्वाभाविक उत्पादन शक्ति और फसल के अनुसार कई स्तर थे। अर्थात जो कर देने वाली भूमि थी तो उनमें भी स्वाभाविक उत्पादन शक्ति एवं फसल के अनुसार कई स्तर में विभाजित किया गया था। अर्थात जो भूमि ज्यादा उत्पादन शक्ति वाली होती थी उस पर टैक्स की मात्रा ज्यादा होती थी, और जो भूमि कम उत्पादन शक्ति वाली होती थी, जिस पर फसल कम होता था, तो उस पर टैक्स कम लिया जाता था। तो संपूर्ण भूमि नापी हुई तथा भूमि का विभाजन करदायी तथा कर मुक्त भूमि के रूप में। करदायी भूमि के भी स्वाभाविक उत्पादन शक्ति और फसल के अनुसार कई स्तर होते थे। कर के लिए संपूर्ण ग्राम उत्तरदायी। कभी कभी कर एकत्र करने में कठोरता का व्यवहार। तो जो कर होता था उसके लिए संपूर्ण गांव उत्तरदायी होता था। अर्थात कि गांव के किसी भी व्यक्ति को कर न देने से मुक्ति नहीं मिलती थी। अर्थात गांव के सभी लोग कर देते थे, और कभी कभी तो कर देने के लिए कठोरता का भी व्यवहार किया जाता था। अर्थात कर एकत्र करने में कठोरता जबरदस्ती भी किया जाता था। तो कर के लिए संपूर्ण ग्राम उत्तरदायी। कभी कभी कर एकत्र करने में कठोरता का व्यवहार, जैसा कि हमने बताया था एक शासक था जो अकाल एवं बाढ़ के समय भी कर एकत्र किया था। याद रखेंगे, जो कि पिछले वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। तो कर के लिए संपूर्ण ग्राम उत्तरदायी। कभी कभी कर एकत्र करने में कठोरता का व्यवहार। भूमि कर के अतिरिक्त चुंगी, व्यवसायों, मकानों तथा विशेष अवसरों और उत्सव पर भी कर की व्यवस्था। तो भूमि कर के अतिरिक्त चुंगी, व्यवसाय, मकान और विशेष अवसर और उत्सवों पर भी कर लिया जाता था। याद रखेंगे कि भूमि कर के अतिरिक्त चुंगी के रूप में, व्यवसाय के रूप में, उसके बाद मकान टैक्स लिया जाता था, और विशेष अवसर और उत्सवों के अवसर पर भी टैक्स लिया जाता था। उन पर भी कर की व्यवस्था थी।
चोल सेना का अनेक सैन्य दलों में विभाजन, जिसमें से कई के विशिष्ट नामों का उल्लेख अभिलेखों में। तो चोल सेना अनेक सैन्य दलों में विभाजित थी, जिसमें से कई का नाम विशिष्ट, कई जो थे विशिष्ट नामों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है। तो चोल सेना का अनेक सैन्य दलों में विभाजन, जिसमें से कई के विशिष्ट नामों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है। चोल सेना का फैलाव विभिन्न भागों में कड़गम अर्थात शिविर के रूप में, इंपॉर्टेंट है कि चोल सेना जिस शिविर में रहते थे उसे कड़गम कहा जाता था। तो चोल सेना का फैलाव विभिन्न भागों में होता था और उन्हें कड़गम या फिर शिविर में रखा जाता था। तो चोल सेना का फैलाव विभिन्न भागों में, कहां पे? तो कड़गम या फिर शिविर के रूप में। चोलों के पास मजबूत सैन्य शक्ति, 9 सैन्य शक्ति याद रखेंगे। नौ सैन्य शक्ति यानी कि नेवी, जल सेना। तो चोलों के पास मजबूत 9 सैन्य शक्ति एवं जहाजी बेड़ा का संगठन, जिसका स्पष्ट प्रमाण चोल शासकों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय। तो हमने बताया था कि चोल शासकों ने श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, मलय द्वीप, इन सभी द्वीपों पर कब्जा किया समुद्री जहाजों से, समुद्र से पार करके। तो इससे क्या पता चलता है कि इनके पास मजबूत जहाजी बेड़ा था और मजबूत सैन्य शक्ति भी थी, क्योंकि उन्होंने पराजित भी किया था। तो चोलों के पास मजबूत सैन्य शक्ति एवं जहाजी बेड़ा का संगठन, जिसका स्पष्ट प्रमाण चोल शासकों के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय। तो ये सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देश थे, टापू थे, द्वीप थे। तो इन पर विजय प्राप्त किए चोल शासकों ने। तो ये प्रमाण बताते हैं कि इनके पास मजबूत 9 सैन्य शक्ति थी और जहाजी बेड़ा का संगठन था। चोल शासन में न्याय के लिए गांव और जाति की सभाओं के अतिरिक्त राज्य द्वारा स्थापित न्यायालय भी। तो चोल शासन में न्याय के लिए गांव और जाति की सभा तो होती ही थी, साथ ही साथ राज्य के द्वारा स्थापित न्यायालय भी होता था, जिसमें बड़े फैसले होते थे। तो न्याय के लिए, चोल शासन में न्याय के लिए गांव और जाति की सभाओं के अतिरिक्त राज्य द्वारा स्थापित न्यायालय भी होता था। न्याय के लिए निर्णय सामाजिक व्यवस्थाओं, लेख पत्र और साक्षी प्रमाण के आधार पर मानवीय साक्ष्यों के अभाव में दिव्यों का सहारा भी। तो न्याय के लिए जो निर्णय होता था वह सामाजिक व्यवस्थाओं, लेख पत्र और साक्षी के प्रमाण के आधार पर होता था, लेकिन मानवीय साक्ष्यों के अभाव में दिव्यों का भी सहारा लिया जाता था। तो न्याय के लिए जो निर्णय सामाजिक व्यवस्थाओं, लेख पत्र और साक्षी प्रमाण के आधार पर होता था, मानवीय साक्ष्यों के अभाव में दिव्यों का भी सहारा लिया जाता था। स्थानीय जीवन के विभिन्न अंगों के लिए विविध सामूहिक संस्थाएं परस्पर सहयोगी के रूप में कार्यरत। तो मानवीय जीवन के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग सामूहिक संस्थाएं थी जो परस्पर सहयोगी के रूप में भी कार्यरत करती थी। तो स्थानीय जीवन के विभिन्न अंगों के लिए विविध सामूहिक संस्थाएं परस्पर सहयोगी के रूप में कार्यरत थीं। चोल काल के व्यापारी वर्ग का प्रमुख क्या कहा जाता था? तो नगरम कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया फैक्ट है कि चोल काल में जो बिजनेसमैन होते थे तो उनके चीफ को क्या कहते थे? प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो नगरम कहा जाता था। तो चोल
काल के व्यापारी वर्ग का प्रमुख नगरम कहा जाता था। चोल शासन की प्रमुख विशेषता सुसंगठित नौकरशाही के साथ उच्च कोटि की कुशलता वाली स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का सुंदर और सफल सामंजस्य। तो चोल शासन की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वह सुसंगठित नौकरशाही के साथ उच्च कोटि की कुशलता वाली स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का सुंदर और सफल सामंजस्य। तो जो चोल शासन था उसका प्रमुख विशेषता था कि उसमें सुसंगठित नौकरशाही तो था ही, उच्च कोटि की कुशलता वाली स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का भी सुंदर और सफल सामंजस्य था। जिनके पास अपनी भूमि गांव के उन व्यक्तियों की सभा उर कही जाती थी। तो हमने बताया था कि जिनके पास जो गांवों की सभा जो होती थी उस ग्राम सभा उसे उर कहा जाता था, लेकिन उसे ही जिनके पास अपनी भूमि होती थी। हमने बताया था कि इसके लिए एक मापदंड था, मिनिमम 1.5 करोड़ जो कि 1.5 एकड़ की जमीन होनी चाहिए थी, जो कि वारियम व्यवस्था कही जाती थी। तो जिनके पास अपनी भूमि होती थी गांव के उन व्यक्तियों की सभा उर कही जाती थी, उर या सभा कही जाती थी। गांवों के ब्राह्मणों की सामूहिक संस्था का विशिष्ट नाम सभा ब्रह्मदेव। राज्य की ओर से साधारण नियंत्रण और समय पर आय व्यय के निरीक्षण के अतिरिक्त इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता तथा इनके कार्यों का संचालन अत्यंत कुशल एवं संविधान की दृष्टि से संगठित और विकसित समितियों की व्यवस्था जिसका नाम वारियम था उसके द्वारा होता था। तो गांवों की ब्राह्मणों की एक सामूहिक संस्था थी जिसका एक विशिष्ट नाम होता था, वह नाम था सभा ब्रह्मदेव। और राज्य की ओर से ये साधारण नियंत्रण कर सकते थे और समय पर आय व्यय का यह निरीक्षण करते थे। उसके अतिरिक्त इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता भी थी तथा इनके कार्यों का संचालन अत्यंत कुशल एवं संविधान की दृष्टि से संगठित और विकसित समितियों की व्यवस्था द्वारा होता था, जिसे वारियम कहा जाता था। इसे हमने कुछ देर पहले बताया था। उत्तर मेरूर की सभा द्वारा परांतक प्रथम के शासन काल में अल्प समय में ही 2 बार अपने संविधान को परिवर्तन, जो यह प्रमाण है कि ये सभाएं अनुभव के अनुसार अधिक कुशल व्यवस्था को अपनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। इन संस्थाओं के कर्तव्यों का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत। तो उत्तर मेरूर की सभा द्वारा परांतक प्रथम के शासन काल में अल्प समय में ही 2 बार अपने संविधान को परिवर्तित किया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो सभाएं होती थी वे अनुभव के अनुसार अधिक कुशल व्यवस्था को अपनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। इन सभाओं का जो कर्तव्य क्षेत्र था वह व्यापक एवं विस्तृत था। तो उत्तर मेरूर की सभा द्वारा परांतक प्रथम के शासन काल में अल्प समय में ही 2 बार अपने संविधान को परिवर्तन, जो यह प्रमाण है कि ये सभाएं अनुभव के अनुसार अधिक कुशल व्यवस्था को अपनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। इन सभाओं के कर्तव्यों का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत था। याद रखेंगे। चोल नरेशों द्वारा सिंचाई की सुविधा हेतु कुएं और तालाब सहित नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर के बांध से घिरे जलाशयों अर्थात बांध का निर्माण। तो चोल नरेशों के द्वारा अपनी सिंचाई की सुविधा के लिए कुआं और तालाब सहित नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर के बांध से घिरे हुए जलाशयों अर्थात बांध का निर्माण किया गया। याद रखेंगे कि चोल नरेशों ने सिंचाई की सुविधा के लिए कुओं और तालाब का तो निर्माण किया ही,
साथ ही साथ नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर का बांध या फिर जलाशय का निर्माण किया। याद रखेंगे, करिकाल के द्वारा कावेरी नदी पर बांध का निर्माण। तो हमने बताया था संगम युग में कि महान शासक जो संगम युग का था चोल वंश का, तो उसने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किया था। तो करिकाल के द्वारा कावेरी नदी पर बांध का निर्माण। राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम के समीप चोल गंगम नामक एक झील का निर्माण, जिसके बांध की लंबाई 16 मील लंबा तथा इसको 2 नदियों से जल भरने की व्यवस्था तथा सिंचाई के लिए इसका उपयोग करने के लिए पत्थर की प्रणालियां एवं नहरों का निर्माण। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम के समीप एक चोल गंगम नामक एक झील का निर्माण किया था। तो इसे हमने बताया था राजेंद्र प्रथम के वीडियो में। तो चोल गंगम नामक एक झील का निर्माण किया, जिसके बांध की लंबाई कितनी थी, तो 16 मील, और इसको 2 नदियों से जल भरने की व्यवस्था थी। अर्थात इस झील में 2 नदियों से जल भरता था और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करने के लिए पत्थर की प्रणालियां और नहरों का भी निर्माण किया गया। याद रखेंगे कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम के समीप चोल गंगम नामक एक झील का निर्माण, जिसके बांध की लंबाई 16 मील लंबा तथा इसको 2 नदियों से जल भरने की व्यवस्था तथा सिंचाई के लिए इसका उपयोग करने के लिए पत्थर की प्रणालियां और नहरों का निर्माण किया गया। चोल साम्राज्य में आवागमन के लिए प्रशस्त राजपथ और नदियों पर घाट का भी निर्माण। तो चोल काल में आवागमन के लिए प्रशस्त राजपथ अर्थात बड़े बड़े सड़कों का निर्माण किया गया, साथ ही नदियों पर घाट का भी निर्माण किया गया। तो चोल काल में आवागमन के लिए प्रशस्त राजपथ, बड़े बड़े राजपथ और नदियों पर घाट का निर्माण किया गया। तो यह तो था आज का चोलकालीन समाज, राजनीति, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति। तो इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इस समाज, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति के फैक्ट को देखेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक